तो बच्चों अब हम लोग की फिर थर्ड डेफिनेशन पर हम लोग आ गए हैं, जो है दर्पण का ध्रुव और मुख्य अक्ष। तो इन दोनों डेफिनेशनों के लिए एक ही डायग्राम काम कर जाएगा। अब हम आगे जितने भी टॉपिक कवर करेंगे, पहली बात उसमें हमको पूरा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा गोला बनाने की जरूरत नहीं है, केवल हम इतना बनाते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का केवल जो बेसिक डायग्राम है वही बनाएंगे। तो अब आप देखें डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले दर्पण का ध्रुव, तो आपको बताया था जो परावर्तक तल है, जैसे गोली दर्पण है, इस गोली दर्पण का नाम क्या है, अवतल दर्पण, इसका नाम क्या है, उत्तल दर्पण। तो इस अवतल दर्पण में जिस हिस्से में आप चेहरा देखेंगे, इसमें इस वाले में इधर तो पेंट हो रहा होगा, इस वाले हिस्से में जो चेहरा देख रहे हैं, इसका जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, बिल्कुल बीचों बीच वाला बिंदु होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव, जिसको P से डिनोट करते हैं। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही दर्पण का हम ध्रुव कहते हैं, उसे P से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा से, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल ठीक यही डेफिनेशन इस दर्पण के लिए भी लागू होती है। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब इस अगली डेफिनेशन के लिए भी यही डायग्राम हमारे लिए सफिशिएंट होगा। तो ये क्या है, मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C, P और C को जो मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा जा रही है ना P और C को मिलाती हुई जो रेखा जाएगी, ये वाली रेखा, ये जो रेखा जा रही है, ये वाली रेखा, इस रेखा को ही हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है, इस रेखा को हम लोगों ने मुख्य अक्ष नाम दे दिया है। तो ये रही हमारी ये दो डेफिनेशन। इसके बाद वाली जो मैंने आपको कहा था दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। और साथ में वीडियो के एंड में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो जल्दी से फटाफट से उतारें, फिर हम आगे की दो डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। फटाफट से उतारें आप इसे। तो बच्चों आ गए हम अपनी फिफ्थ डेफिनेशन पर। जो फिफ्थ डेफिनेशन क्या है आप लोग की, दर्पण का द्वारक। तो दर्पण के द्वारक को थोड़ा समझते हैं, कोशिश करते हैं आखिर ये क्या चीज़ है। तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में एक टॉपिक पढ़ा होगा, जीवा व्यास, तो थोड़ा इससे समझेंगे भाई आखिर ये क्या चीज है। अगर आप कोई व्रत बनाए, व्रत सही बताए, तो अगर आप कोई व्रत बनाते हैं तो व्रत में हम कोई भी जीवा बना सकते हैं। ये जीवा, ये भी एक जीवा होगी, यानी जो व्रत के दो बिंदुओं को टच करती हुई जाती हुई लाइन होती है, ये भी एक जीवा है। तो ऐसी बहुत सारी जीवा हम इसमें बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे लंबी जीवा होगी वो ये वाली होगी, जो सबसे लंबी होगी। तो हम क्या कहते हैं, जो हमारा व्रत है, व्रत की जो सबसे लंबी जीवा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। तो किसी भी व्रत की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और व्यास और त्रिज्या के बीच में एक संबंध होता है। आपको क्या संबंध होता है, ये आप लोगों को पता होगा, ये R होता है आप लोगों का त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या होती है व्रत की त्रिज्या। और यहां से लेकर के यहां तक इसको, व्यास को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बता देते हैं D बराबर होता है 2R, क्योंकि R प्लस R 2R हो जाएगा। यानी व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। ये फॉर्मूला हम यूज भी कर लेंगे। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, यानी R इज इक्वल टू होता है D/2। इतने फॉर्मूला ध्यान रखना। अब इसका इस टॉपिक से क्या लेना देना उसे देखेंगे। अगर आप देखें जरा ध्यान से, अब हम दर्पण पे आते हैं और इस टॉपिक से उसको रिलेट करते हुए समझाते हैं इसका क्या यूज है। हम सबसे पहले लेते हैं अवतल दर्पण का डायग्राम। तो ये बन गया अवतल दर्पण। आपको पता है ये जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, मुख्य अक्ष। तो ये सारी डेफिनेशन हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे ही हम यहां ले लेते हैं ये हमने उत्तल दर्पण का चित्र बना लिया। ये C, ये P और ये मुख्य अक्ष। तो बच्चों अब ध्यान दो इधर। तो अगर आप देख रहे होंगे कितना द्वार है, यानी कितनी जगह है जहां से मेरा
परावर्तन की क्रिया संभव है, हो पा रही है। तो देखो यहाँ से लेकर के इतने इतने हिस्से में आप लोग के परावर्तन की क्रिया होगी, क्योंकि इससे आगे आप लोग का दर्पण नहीं है, इससे आगे भी दर्पण नहीं है। अब आप देखें इसका जो सबसे, क्योंकि ये इतना ही वक्राकार हिस्सा बचा हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, इसका व्यास। जैसा अभी हमने वृत्त बनाया था, तो वृत्त में मेरे लिए क्या रह गया था, ये वाला। अगर मैं इसको कट कर दूं, आधा कट कर दिया इस वृत्त को, तो अर्धवृत्त बन गया। अर्धवृत्त की जो अब जीवा होगी वो ये सबसे लंबी जीवा होगी। इस वृत्त को भी काट के अगर छोटा कर दूं, तो अब सबसे लंबी जीवा ये होगी। तो अब ऐसे काटते छोटा छोटा करते चले जाएं, और हम छोटा करते हुए यहां तक आ गए, तो अब सबसे लंबी जीवा ये होगी। यानी कि ये अब इसका क्या कहलाएगा, यही सबसे लंबी जीवा। इस वाले अब जो बचे हुए वृत्त खंड के लिए क्या कहलाएगी, इसका व्यास कहलाएगी। ठीक इसी तरीके से ये जो दर्पण रह गया है, जो दर्पण का परावर्तक तल है, वो परावर्तक तल का ये जो जीवा वाला हिस्सा है, यानी कि व्यास वाला जो हिस्सा है, यही क्या कहलाएगा, परावर्तक तल का व्यास ही क्या कहलाता है आप लोगों का, दर्पण का द्वारक कहलाता। अगर सपोज कीजिए मैंने इस दर्पण को कट करके इतना रख दिया, तो अब क्या हो जाएगा मेरे लिए, ये हट गया आप लोगों का ये M1 और ये रहा M2। तो ये M1 से लेके M2 का जो ये जो डिस्टेंस होता है, बिल्कुल सीधी लाइन से जो डिनोट करना है, ये क्या कहलाएगा मेरे लिए, दर्पण का द्वारक। ठीक इसी तरीके से अब M1 यहाँ है, M2 यहाँ है, तो ये आप लोगों के लिए क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक। और अगर मैं इसको हटा करके इतना कट कर देता हूं दर्पण को, अब मेरे लिए द्वारक क्या कहलाएगा, अब द्वारक ये होगा मेरे लिए। तो जो M1 से लेके M2 तक के बीच का ये जो सीधा वाला डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक। तो ये हो गई बेटा दर्पण के द्वारक की डेफिनेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगला आप लोगों का आएगा मुख्य फोकस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसको बहुत ध्यान से समझना है। तो फटाफट से इसको उतार लें और इसको रफ करके हम जल्दी से अगली डेफिनेशन को समझते हैं। तो बच्चों अगली जो 6 डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। पहले इसकी डेफिनेशन को हम लोग फटाफट से बोर्ड पर उतार लेते हैं। तो ये है दर्पण का मुख्य फोकस। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं और बता दें, हम लोग इसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो मुख्य अक्ष के किसी निश्चित बिंदु से होकर जाती हैं, वैसे ये होकर किस ये क्रिया जो होती है अधिकांशतः है अवतल दर्पण में होती है बेटा, अवतल दर्पण। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो मुख्य अक्ष के किसी निश्चित बिंदु से होकर जाती हैं, या मुख्य अक्ष के किसी निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस निश्चित बिंदु को, बेटा हाँ, आती प्रतीत किस दर्पण में होती है तो लिख लेंगे, ये होता है बेटा उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में आती प्रतीत होती हैं। तो इस निश्चित बिंदु को दर्पण का
मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित किससे करते हैं हम लोग? प्रदर्शित करते हैं इसको कैपिटल एफ से। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले आप इसका अच्छे से डेफिनेशन उतार लें, अब हम इसको डायग्राम बना करके थोड़ा समझते हैं। तो पहले हम समझने के लिए इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा रफ करते हैं। अब डेफिनेशन को उतार लें थोड़ा जल्दी से। तो अब देखिए बेटा, हमने इस डेफिनेशन को मिटा देते हैं। अब दोनों ही दर्पणों के लिए इस पॉइंट को बहुत डिटेल में समझते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट जब आपको समझ में आएगा तो आप लोगों को फोकस दूरी अच्छे से समझ में आएगी। तो बेटा हम लोग पहले जल्दी से डायग्राम बनाते हैं दर्पण का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का। अवतल दर्पण का सबसे पहले थोड़ा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है और बहुत डिटेल में भी हमको समझना है, और बोर्ड में भी ये पूछ ली जाती है इसकी परिभाषा, तो आपको भी बड़े ध्यान से समझना है इसको। तो हमने ये बना दी बेटा M1 M2, जिसको हम द्वारक बोलते हैं। इसमें ये M1 ये M2 और इसकी कुछ और डिटेलिंग। इसमें ये जो लाइन होगी ये लाइन क्या कहलाएगी? इसमें ये पॉइंट P होगा जिसको हम ध्रुव कहेंगे। सिमिलरली बेटा इसमें भी ये ऐसे करके ये पॉइंट C होगा, वक्रता केंद्र कहते हैं इसको, इसको P कहते हैं, और ये मुख्य अक्ष होता है। काफी बार हम इस पर बात कर चुके हैं, मुख्य अक्ष। अब मेन डायग्राम पर आते हैं इसको समझने के लिए। ये मुख्य अक्ष, तो परिभाषा क्या है? दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। अब हम प्रकाश किरणें लेंगे, चाहे वो किसी वस्तु से आ रही हो समांतर प्रकाश किरणें या किसी प्रकाश स्रोत से आ रही हो। तो हमने ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश किरणें ली। ये रही एक प्रकाश किरण इसके समांतर ली, ये ली इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये जो हमने ब्लू लाइन बनाई है, ये सारी लाइन कैसे चल रही है? मुख्य अक्ष के एकदम समांतर पैरेलल चल रही है सारी। ठीक है, इसी तरीके से ये क्रिया इसमें की, समांतर प्रकाश किरणें इस पे भी डाली, इस पे इधर डाली। आप सपोज कीजिए ऐसे हमने एक लेजर लाइट से ऑन कर रखी है, ये सारी चार इन लाइनों पर लेजर लाइट को ऑन किया, ऐसा सपोज कर सकते हैं। अब घटना क्या होती है? यहाँ जब परावर्तन की क्रिया दर्पण से होती है तो आपको ताज्जुब होगा कि ये जो सारी लाइनें ये टकराई, ये भी टकराई, ये भी टकराई, चारों लाइन टकराई। टकराने के बाद ऐसा लगता है ये, अब पहले हम ले लेते हैं C पॉइंट, ये P और C के बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जिससे होकर ये सारी लाइनें जाती हैं। तो ये लाइन ऐसे, ये लाइन, यानी कि ये टकराने के बाद हमने ऐसे तीर का निशान बना दिया, जिससे ये पता पड़ जाए प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हैं और परावर्तन के पश्चात किस तरफ जा रही हैं। तो टकराने के बाद ये लाइन ऐसे करके आगे की ओर बढ़ जाती है, आगे चली जाएगी। ऐसे ये लाइन पर दर्पण से परावर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के निश्चित बिंदु से होकर के जाएंगे, मुख्य अक्ष के इस निश्चित बिंदु से होकर आ रही। ऐसी ये वाली लाइन परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के इसी निश्चित बिंदु से होकर जाती है। तो ये वाली लाइन ऐसे निकल जाती है। सिमिलरली ये वाली लाइन भी ऐसे आगे की ओर बढ़ जाती है। तो आपने देखा ये सारी प्रकाश किरणें आ रही हैं, आने के बाद एक ही पॉइंट से जा रही हैं। अलग अलग पॉइंटों पर ये प्रकाश किरणें डाली गई हैं दर्पण के अलग अलग बिंदुओं पर, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देख रहे हैं ये सारी प्रकाश किरणें एक ही पॉइंट से होकर के जा रही है मुख्य अक्ष के। तो इस निश्चित बिंदु को, ये क्रिया हकीकत में होती हुई दिखाई दे रही है, तो इस बिंदु को हम लोगों ने मुख्य फोकस नाम दिया, जिसको हमने कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया है। ऐसे ही सेम बेटा हमने ये देखा कि ये लाइन थी और ये कुछ इस तरीके से चली गई, और ये वाली लाइन थी, टकराने के बाद कुछ इस तरीके से ही चली गई।
ऐसे ये लाइन टकराने के बाद ऐसे निकल गई और ये वाली लाइन टकराने के बाद ऐसे निकल गई। तो हमने देखा चारों लाइन अलग अलग दिशाओं में बिखर गई। लेकिन क्या इस डायग्राम और इस डायग्राम में कुछ सिमिलरिटीज हैं? तो हमने बहुत ध्यान से देखा। अगर हम ये ही काम इसमें भी करें, इन लाइनों को हम पीछे की ओर बढ़ाएं, हम इन लाइनों को पीछे की ओर बढ़ाएं, तो ये सारी लाइन हमें लगता है एक स्पेशल पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही है। सारी लाइन उसी पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है ये लाइन। तो आप देख रहे होंगे, ऐसा लगता है कि इसमें ये जो लाइन है हमें दिख रहा है कि परावर्तन के बाद ऐसे जा रही है, लेकिन इस लाइन को हम बिल्कुल सीधा करें तो किसी एक पॉइंट से ऐसा लग रहा है इस पॉइंट से चल रही है ये लाइन, परावर्तन के पश्चात किसी पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही है, इस पॉइंट से आती प्रतीत हो रही है। जबकि हमें पता है परावर्तन के पश्चात ऐसे आ रही है, लेकिन फील ऐसा हो रहा है कि इस पॉइंट से आ रही है। और हमें पता है दर्पण के पीछे कुछ नहीं होता है, लेकिन हमें फील हो रहा है कि यहां से आ रही है। तो इस पॉइंट को हमने क्या कहा है? मुख्य फोकस। इसको भी हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा यहाँ काम हकीकत में होता है, और जब काम हकीकत में होता है वहां एक शब्द यूज करेंगे आप लोगों का, हम यहाँ बोलेंगे वास्तविक। वास्तविक, यहाँ काम वास्तव में हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है? प्रतीत। यहाँ प्रतीत हो रहा है। और कोई चीज प्रतीत होती है तो उसके लिए हम एक शब्द लगाते हैं आभासी। तो बेटा यहाँ आभासी शब्द का उपयोग करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के आगे होता है, यानी इसका जो मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस जो कैपिटल एफ है, वो कैसा होता है? वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक, तथा उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कैसा होता है? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस आभासी। किसका? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कैसा होता है? आभासी होता है। और इस आभासी को और वास्तविक को हम लोगों ने प्रतिबिंब के प्रकार में कवर किया था, और इन्हीं से ही हम लोग आगे जो डेफिनेशन रह गई है, 7th डेफिनेशन, उसको हम यही कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। तो अगली जो 7th डेफिनेशन है वो क्या है? 7th वाली जो डेफिनेशन है आप लोगों की है दर्पण की फोकस दूरी। छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत छोटी सी, दर्पण की फोकस दूरी। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या है? तो आप जो दर्पण ले रहे हैं, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, तो दर्पण में ये जो आपका दर्पण के ध्रुव से लेकर के, याद रखें ध्रुव पहला पॉइंट होना चाहिए, ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की जो दूरी होगी, ये वाली दूरी, पी से लेके ये रहा, पी से एफ तक की ये जो दूरी होगी, तो ये वाली जो दूरी होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे P से लेके, पहला पॉइंट P होना चाहिए, दूसरा पॉइंट F होना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस दूरी स्मॉल f। तो फटाफट से डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। दर्पण के ध्रुव P, दर्पण के ध्रुव P से लेकर मुख्य फोकस कैपिटल F तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f कहते हैं। अब इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मुख्य फोकस जब वास्तविक होता है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी बेटा? वास्तविक। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी? जब इसका मुख्य फोकस ही आभासी है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, क्योंकि दर्पण के पीछे है ये काम,
तो ये कैसी होगी, आभासी होती है। तो ये बेटा आज हम लोगों ने ये सारी डेफिनेशन कवर कर ली है। और एक इंपॉर्टेंट बात और बता दें, क्योंकि आगे जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें ये इंपॉर्टेंट बात है, जितना, क्योंकि ये भी एक दर्पण है, जैसे दर्पण में परावर्तन के नियम समतल दर्पण के लिए लागू होते हैं, वैसे ही इन गोलीय दर्पणों में भी परावर्तन के सारे नियम लागू होते हैं। इनमें इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होता है, बिल्कुल ये यूनिवर्सल होते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो आती है, दिक्कत कहाँ आती है कि अगर हम समतल दर्पण जब लेते हैं, चलो हम थोड़ा सा रफ करके जल्दी से इसको समझा देते हैं। तो जल्दी से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो उतारने के लिए, फटाफट से उतार लें आप इसे, देखें जल्दी से, आगे देखें। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है ये आप लोगों का। तो गोलीय दर्पण में भी परावर्तन के सारे नियम लागू होते हैं। ये मुख्य बिंदु नोट याद रखें। गोलीय दर्पण में भी समतल दर्पण की तरह परावर्तन के सभी नियम लागू रहते हैं। अब आती है इसका अभिलंब कि गोलीय दर्पण का अभिलंब कहाँ होता है। तो बेटा गोलीय दर्पण का अभिलंब सदैव हमेशा कहां से खींचा जाता है, सदैव दर्पण के वक्रता केंद्र से खींचा जाता है। इसको समझ लेते जल्दी से फटाफट से। अगर मेरे पास अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण में हमने परावर्तन की क्रिया करना चाहते हैं, तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका ये रहा केंद्र, और हमने एक प्रकाश किरण को ऐसे डाला, इस तरीके से इस पॉइंट पर डाला, और वो प्रकाश किरण ऐसे निकल गई, हम ये मान के चल रहे, तो इसका विलंब खींचेंगे कहां से, तो इसका विलंब ऐसे करके केंद्र से ये जो लाइन होगी बिल्कुल टच कर दो उस पॉइंट को, तो ये इसका आई होगा, तो ये इसका क्या होगा आर। अगर ये किरण ऐसे करके ऐसे जा रही है, तो ये अवतल दर्पण के लिए, वो उत्तल दर्पण के लिए कैसे करेंगे। अगर ये उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण में हमने पीछे की तरफ इसमें पेंट कर दिया, और ये रहा। अगर आप इसमें इधर से ऐसे करके डालते हैं, तो ये लाइन ऐसे निकलेगी, ये तो हमको दिख रहा है। तो इसमें जो अभिलंब होगा बेटा सी लाइन, ये रही, इसको टच करते हुए यही होगा, एग्जैक्टली इसी पर ही। अगर हमने यहां लिया तो ये आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे लिए आर। और आप कोई और ले सकते हैं, और जैसे आपने ये कंडीशन ना लेकर के आपने कोई और कंडीशन ली, और कंडीशन कुछ इस तरीके से है, आपने प्रकाश किरण को डाला, और डालने के बाद प्रकाश किरण इस तरीके से इधर आ गए। तो अब अगर मुझे देखना है कि इसके लिए अभिलंब कहाँ खींचा जाएगा, इस तरीके से डाला और ये निकल गई, तो अभिलंब खींचने के लिए मुझे सी पॉइंट की हेल्प चाहिए। यहाँ से मैंने क्या किया, ये जो लेन, तो ये जो आई होगा और ये जो इसके लिए आर होगा, ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी गोलीय दर्पणों में अगर हमें अभिलंब खींचने की जरूरत पड़ती है, तो हम हमेशा कहाँ से बनाएंगे, वक्रता केंद्र से बनाएंगे। तो बच्चों आज हम लोगों ने काफी कुछ सीखा, गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं सीखी। इन परिभाषाओं का उपयोग हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो इम्पोर्टेंटली ये सारे डेफिनेशन आप लोग अपनी कॉपी में लिख लें, और कंटिन्यू जल्दी से जल्दी हम लोग इस चैप्टर को जल्दी फटाफट से कंप्लीट करेंगे। और फिर दोबारा कहूँगा मैं आप लोगों से, कमेंट जरूर करिए, और उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँचाइए जिनको इनकी बहुत आवश्यकता है। तो बच्चों मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।